करने में उल्लेखनीय सफलता मिली। न्यूयॉर्क टाइम्स, नाइट रीडर, हर्स्ट कॉरपोरेशन और अन्य मीडिया संपत्तियों ने इसकी सेवा के लिए साइन अप किया। इनमें से कुछ कंपनियों ने ZIP2 के लिए अतिरिक्त फंडिंग में 50 मिलियन का योगदान दिया। क्रेगलिस्ट जैसी सेवाएं इसके मुफ्त ऑनलाइन क्लासिफाइड के साथ दिखाई देने लगी थीं, और समाचार पत्रों को कुछ कार्रवाई की आवश्यकता थी। समाचार पत्र जानते थे कि वे इंटरनेट के साथ परेशानी में थे, और विचार उनमें से अधिक साइन अप करना था, एम्ब्रास ने कहा। वे रियल एस्टेट, ऑटोमोटिव और मनोरंजन के लिए क्लासिफाइड और लिस्टिंग चाहते थे और इन सभी ऑनलाइन सेवाओं के लिए हमें एक मंच के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। ZIP2 ने अपने "वी पावर द प्रेस" स्लोगन के लिए एक ट्रेडमार्क हासिल कर लिया और नकदी की आमद ने ZIP2 को तेजी से बढ़ा दिया। कंपनी मुख्यालय में जल्द ही इतनी भीड़ थी कि एक डेस्क सीधे महिलाओं के बाथरूम के सामने समाप्त हो गई। 1997 में ZIP2 माउंटेन व्यू में 444 कास्त्रो स्ट्रीट पर अधिक आकर्षक, अधिक विशाल खुदाई में चला गया। इसने मस्क को परेशान कर दिया कि ZIP2 अखबारों के लिए पर्दे के पीछे का खिलाड़ी बन गया था। उनका मानना था कि कंपनी उपभोक्ताओं को सीधे दिलचस्प सेवाएं दे सकती है, और इसे उपभोक्ता गंतव्य में बदलने की उम्मीद के साथ डोमेन नाम सिटीकॉम की खरीद को प्रोत्साहित किया। लेकिन मीडिया कंपनियों के पैसे के लालच ने सोर्किन और बोर्ड को रूढ़िवादी रास्ते पर रखा, और उन्होंने एक उपभोक्ता को सड़क से नीचे धकेलने की चिंता करने का फैसला किया। अप्रैल 1998 में ZIP2 ने अपनी रणनीति को 2 गुना करने के लिए एक ब्लॉकबस्टर कदम की घोषणा की। यह लगभग $300 मिलियन के मूल्य के सौदे में अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी सिटी सर्च के साथ विलय करेगा। नई कंपनी सिटी सर्च नाम को बरकरार रखेगी, जबकि सोर्किन उद्यम का नेतृत्व करेगी। कागज पर, संघ काफी हद तक बराबरी के विलय जैसा दिखता था। CITYSCARCH ने देश भर के शहरों के लिए निर्देशिकाओं का एक विस्तृत सेट तैयार किया था। यह भी मजबूत बिक्री और विपणन टीमों के लिए दिखाई दिया जो ZIP2 में प्रतिभाशाली इंजीनियरों के पूरक होंगे। प्रेस में विलय की घोषणा की गई थी और यह अपरिहार्य लग रहा था। आगे जो हुआ उस पर राय बहुत भिन्न है। स्थिति की रसद के लिए दोनों कंपनियों को एक दूसरे की किताबों पर जाने और यह पता लगाने की आवश्यकता थी कि भूमिकाओं के दोहराव से बचने के लिए किन कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। इस प्रक्रिया ने इस बारे में कुछ प्रश्न खड़े किए कि CITYSCARCH का संबंध कितना स्पष्ट है, इसकी वित्तीय स्थिति, और ZIP2 में कुछ अधिकारियों को रैंक किया जो नई कंपनी में अपनी स्थिति को कम या पूरी तरह से मिटाते हुए देख सकते थे। ZIP2 के अंदर एक गुट ने तर्क दिया कि सौदे को छोड़ दिया जाना चाहिए, जबकि सोर्किन ने मांग की कि यह आगे बढ़े। मस्क, जो सौदे के शुरुआती पैरोकार थे, इसके खिलाफ हो गए। मई 1998 में दोनों कंपनियों ने विलय को रद्द कर दिया और प्रेस ने उछाल दिया, जिससे अराजक बस्टअप का एक बड़ा सौदा हुआ। मस्क ने जिप के बोर्ड से सोर्किन को बाहर करने और उसे जिप के CEO के रूप में बहाल करने का आग्रह किया। बोर्ड ने मना कर दिया। इसके बजाय मस्क ने अपना अध्यक्ष पद खो दिया और सोर्किन को डेरेक प्राउडियन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो मोहर डेविडो के साथ एक उद्यम पूंजीपति था। सोर्किन ने पूरे मामले में मस्क के व्यवहार को अत्याचारी माना और बाद में बोर्ड की प्रतिक्रिया और मस्क के डिमोशन को सबूत के रूप में इंगित किया कि उन्हें भी ऐसा ही लगा। प्राउडियन ने कहा, बहुत सारे बैकलैश और फिंगर पॉइंटिंग थे। एलोन CEO बनना चाहता था, लेकिन मैंने कहा, यह आपकी पहली कंपनी है। आइए एक परिचित को ढूंढें और कुछ पैसे कमाएं, ताकि आप अपनी दूसरी, तीसरी और चौथी कंपनी कर सकें। सौदे का भंडाफोड़ होने के साथ ZIP2 ने खुद को एक दुर्दशा में पाया। पैसे की हानि हो रही थी। मस्क अभी भी उपभोक्ता मार्ग पर जाना चाहता था, लेकिन प्राउडियन को डर था कि इससे बहुत अधिक पूंजी लगेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने उसी बाजार में एक चार्ज लगाया था, और मैपिंग,
रियल एस्टेट और ऑटोमोटिव